चलिए, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? हम रूल पढ़ रहे थे ई एन जेड कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के ना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, लिखिए, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड, double bonds and triple bonds are treated as if double bonds and triple bonds are treated as if they were formed to separate atoms, as if they were formed to separate atoms, as if they were formed to separate atoms. ब्रैकेट में लिख देंगे फैंटम एटम, सेपरेट एटम के ब्रैकेट में लिख देंगे फैंटम एटम। फैंटम एटम का मतलब समझते हो? फैंटम, फैंटम का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी, काल्पनिक। ठीक है, अगली लाइन में लिखिए, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम्स, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम्स, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम्स, नो नीड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ फैंटम एटम्स। आइए सभी के पेन डाउन और समझते हैं क्या कहना चाहता है ये रूल। ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कह रहा है कि कभी आपके सामने ऐसा आ जाए ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जैसे आप यहां देख रहे होंगे कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। तो अभी तक हमने मल्टीपल बॉन्ड वालों को डील नहीं किया, इसको भी हमें डील करना आना चाहिए। तो सभी का ध्यान देखो, जब भी पढ़ाऊं सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जैसे हम डील करते थे वैसे डील करो सिग्मा को। तो ये हमारे सामने कार्बन, बताओ इसने हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा। कार्बन के साथ भी सिग्मा। इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने सिग्मा बनाए हैं? 2। पक्का? अब ध्यान से देखो, इस कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है। अगर मैं इस कार्बन पर फोकस करूं तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो चुके हैं? 3। एक बॉन्ड बचा हुआ है। क्लियर? एक ये तो इसने पीछे किसी से बना रखा है, क्लियर, लेकिन अभी भी एक बचा हुआ है। तो एक इसने कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है? पाई बॉन्ड। तो आप बताओ इस कार्बन ने ये पाई बॉन्ड किसके साथ बना रखा है? इस कार्बन ने ये पाई बॉन्ड किसके साथ बना रखा है? कार्बन के साथ। तो इस कार्बन पर आप फैंटम कार्बन एटम जोड़ दीजिए। वापस सुनो, जिस एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाया है ना, वो एटम फैंटम लगा दो, इमेजिनरी। जैसे हम बात करें, इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो एक इमेजिनरी एटम कार्बन जोड़ दिया जो कि हमने सर्कल में रखा है। अब इसकी वैलेंसी नहीं पूरी करनी है भाई। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसको 4 बनाने की जरूरत नहीं है, ये इमेजिनरी, ये कहना चाहता है। आइए इधर अगर अपन बात करें, वापस देखो, इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? सही बात है। तो आप बताइए, इसका भी एक बॉन्ड कम है। तो बॉन्ड कम है तो डेफिनेटली वो पाई वाला रहा होगा। तो इधर देखो, इसने क्या बना रखा है? पाई बॉन्ड। पीछे की तरफ देखो, किससे बनाया है? कार्बन से। तो कहता है इस पर एक फैंटम एटम क्या जोड़ दीजिए? कार्बन। खत्म हो गया, सबकी वैलेंसी पूरी। अब हम एनालाइज कैसे करेंगे? एनालाइज जैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखो, कार्बन, तो ये रहेगा हमारे सामने कार्बन। फिर इस कार्बन पर जुड़े हुए तीनों एटम बताओ, ये रहे। कौन कौन जुड़ा हुआ है इस पर बताओ? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। फिर इस पर जुड़े हुए तीनों एटम बताओ, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं है? एक मिनट सर, आपको नहीं लगता कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है? डेफिनेटली है। तो फिर कैसे? अभी थोड़ी देर बाद इसको हम अवॉइड करेंगे, इधर से हम बनाना शुरू करें। इधर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ, इधर देखकर बताओ, इस कार्बन पर बताओ कौन कौन जुड़ा हुआ? यू विल से कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सही बात है। तो कितने कार्बन जोड़ दिया हमने इस पर? 2। फर्क नहीं पड़ता वो रियल है या इमेजिनरी। तो क्या सर मैं यहां से डायरेक्ट बता सकता हूं? जी हां। इधर देखो कैसे हैंडल करना है। आप मुझे बताओ इस कार्बन के किस एटम के साथ कितने बॉन्ड है? यू विल से सर इस कार्बन के आगे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? तो 2 बार लिखा जाएगा ये कार्बन।
जितनी बार बॉन्ड बनाए हैं उतनी बार लिखो, फर्क नहीं पड़ता सिग्मा या पाई। ठीक है, तो इसने दो बॉन्ड किससे बनाए हैं? कार्बन से। और एक बॉन्ड किससे बनाया है? हाइड्रोजन से। खटैक से ही लिख दिया। तो ये पहले ऐसे लिखा तभी तो समझ में आया। अगर कोई हमसे बोले कि बताओ इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप बताओ इसने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं? दो। और एक बॉन्ड पाई बनाया जो कि पीछे कार्बन के साथ। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं? तो आप आगे देखोगे तो दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक पीछे पाई बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ। तो पाई बॉन्ड वाला कार्बन। अभी ये पहला एग्जांपल था, धीरे धीरे आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप लोगों के सामने ये एग्जांपल आ जाता है, ये वाला। ठीक है, इसको हमें हैंडल करना है। तो सबसे पहले बेसिक पर आते हैं। सारे के सारे कौन से बॉन्ड बनाए दोस्तों? सिग्मा बना दिए। जी हाँ। अब देखो, इस कार्बन ने कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड बना रखा है, तो इसके नाम का एक फैंटम एटम कार्बन इस पर जोड़ दो, इस पाई बॉन्ड के नाम का फैंटम, क्योंकि जुड़ा तो ये कार्बन इस कार्बन से पाई बॉन्ड के थ्रू भी है ना। नेक्स्ट, इसने एक और पाई बॉन्ड बना रखा है, वो भी किसके साथ? कार्बन के साथ। तो एक फैंटम एटम कार्बन और देखो, इस कार्बन के चार बॉन्ड हो गए। अब आते हैं हम इधर वाले कार्बन पर। बताओ ये कार्बन पीछे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो एक फैंटम एटम कार्बन इस पर भी जोड़ो। ये फिर से देखो पीछे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, क्योंकि इसने दो पाई बनाए हैं और दोनों किससे बनाए हैं? कार्बन से। तो यहां पर भी आपके सामने कार्बन। अब मैं पूछूं अगर इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे ही तो चक्रा चलाओगे। आप बोलोगे कार्बन, कार्बन एंड। अगर मैं पूछूं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा है, तो आप ऐसे बताओगे कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या सर मैं ये डायरेक्ट नहीं बता सकता? बता सकते हो। अगर मैं पूछूं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा है, तो ये सर आगे तीन बॉन्ड किससे बना रखा है? कार्बन। तो एक बॉन्ड के नाम का एक कार्बन, दूसरे बॉन्ड के नाम का एक और कार्बन और तीसरे बॉन्ड के नाम का एक और कार्बन। एक मिनट सर, क्या मैं इस पर बात कर सकता हूं? जी हाँ। बताओ इसने कितने पाई बॉन्ड बना रखे हैं? पीछे देखो, दो। तो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये हमारे सामने बनकर आ गया है। एक मिनट सर, फिर से आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। मान लीजिए हमारे सामने ये ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया है? ये। पहले तो वैसे समझाओ, सारे के सारे क्या बना लो आप? पहले सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं? दो। तो दो फैंटम एटम नाइट्रोजन इस पर जोड़ दो, इमेजनरी। जोड़ दिए। अब बताओ नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं? पीछे देखो, दो। तो इस नाइट्रोजन पर दो फैंटम एटम क्या जोड़ दो? कार्बन। अगर बच्चे मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो आप इस प्रकार से चक्रा चलाएंगे। देन यू विल से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, देन यू विल से कार्बन एंड कार्बन। क्या सर आप यहां से भी बता सकते हैं? जी हाँ। इस कार्बन के आगे कितने बॉन्ड हैं? तीन। तीनों किससे हैं? नाइट्रोजन के साथ। तो जिस एटम के साथ जितने बॉन्ड उतनी बार लिखा जाएगा। फिर अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन पर कौन जुड़ा है, तो आगे तो कोई जुड़ा ही नहीं है। पीछे देखो तो केवल पाई देखो, पीछे देखो तो केवल, क्योंकि पाई वाले ही तो जुड़े हैं। तो पाई नाइट्रोजन के किसके साथ है? कार्बन के साथ। और कितने हैं? दो। खटक से आपके सामने आ गया। अब अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ग्रुप आ रहा है। मैं जिससे पूछूं केवल उसी पर बात करेंगे। चलिए इसको तो एक पूरा करके लिख देता हूं। ये हमारे सामने है कार्बन, उस पर कौन जुड़ा हुआ है बताओ? हाइड्रोजन। और कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अब बताओ कार्बन का एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो आप बताओ कार्बन ने वो पाई बॉन्ड किससे बनाया है? ऑक्सीजन से, फैंटम एटम। ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड किससे बनाया है? कार्बन से। ये फैंटम एटम। इस प्रकार से हम डील कर सकते हैं। तो कहता है जब पाई बॉन्ड आ जाए तो ऐसा अज्यूम करो कि वो एक सेपरेट एटम से बना है, और वो एटम कैसा रहेगा? इमेजिनरी। क्या हमें उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है? तो जवाब है जी नहीं, हमें उसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। कौन से की? फैंटम है। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पर आप अप्लाई करेंगे। संडे का यूटिलाइजेशन क्या कि कुत्ते मारते फिरे, गलियों में घूमते रहते हैं ना अपन पागलों की तरह। डे वन से अपने आप को सिंसियर रखिएगा। शुरुआत से डिसिप्लिन रहोगे, सिलेक्शन आ जाएगा। डिसिप्लिन नहीं रहोगे, सिलेक्शन नहीं आएगा। और इतना आसान नहीं होता है अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर रख पाना।
आप लिखते रहो, मैं आपको बातें बताता रहूंगा। लास्ट ईयर कॉन्कर में एक बच्चा था, उससे पहले उसका भाई था विशाल, इस बार उसका छोटा भाई आया था कॉन्कर में। पता है अनअकैडमी के जिन टीचर्स के पीछे बच्चा दौड़ा आता है ना, उसमें से एक टीचर ने नहीं पढ़ाया उसको, एक टीचर ने नहीं पढ़ाया। मैंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाई, ऑर्गेनिक शिवचंद डूडी सर ने पढ़ाई थी उसको। नो डाउट बहुत अच्छा टीचर है, मैं उनकी काबिलियत पर कभी शक। 555 के अप्रोक्सीमेट उसके मार्क्स है, 555 सिलेक्शन है उसका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कहते रहे कि वो चला गया, ये रह गया, वो हो गया, लेकिन उसने तो कॉन्कर से सिलेक्शन निकाला है। कारण एक ही था, सिंसियरिटी से पढ़ा, जो आया बढ़िया तरीके से पढ़ता। कोई बहुत 30 मार्क खा जाएगा ना बच्चे, तो रैंक में फर्क डाल देगा, लेकिन आपके सिलेक्शन में फर्क नहीं डालेगा। हो सकता है बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा होता तो 686 वाले के 690 हो जाते, इतना फर्क होता है, रैंक में फर्क पड़ जाता है। पर सिलेक्शन नहीं रुकता है, क्योंकि सिलेक्शन में 80% रोल आपका है, 20% रोल टीचर का है। और डे वन से मैं आपको यही कह रहा हूं, 80-20, 20% टीचर क्वेश्चन करे, 80% आपको। और जो जानते होंगे इन दोनों बच्चों को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसके भाई को समझ में आ गया था कि सिलेक्शन का एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब वो तो ऐसा था, दिन में 250-250, 300-300, 500-500 तक क्वेश्चंस किए हैं उसने, 500-500 तक क्वेश्चन किए हैं। वो बच्चा ऐसा था विशाल, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा जो उसने अनअकैडमी ज्वाइन किया था। वो ये सच है, झूठ नहीं बोलता हूँ, लाइव चल रहा हूँ, फेंकता नहीं हूं मैं। बिल्कुल एकदम नीलबट्टे सन्नाटा, नीट का फॉर्म तक नहीं भरा था उसने। बस उसने सुना था कि अनअकैडमी खुला है, टीचर आए हैं बढ़िया, वो सोचा चलो चलते हैं, और सिलेक्शन निकाल लेंगे। ये होता है एकदम फोकस्ड, क्लियर होना दिमाग में। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये मैं उससे करूंगा, ये मैं उससे करूंगा, ये तो मैं उसी से ही करूंगा, करूंगा मैं किसी से भी नहीं। ये सच्चाई है भाई। आप मानते ना कोटा में बेहतरीन टीचर हैं, जबरदस्त टीचर है, मैं अपने आप को मानता हूं, सारे तो मुझसे नहीं पढ़ते ना, फिर भी रैंक 1 कहीं से आया कि नहीं आया, सिलेक्शन हुए कि नहीं हुए। तो ये तो मास्टर एक ऐसा बच्चे के दिमाग में सेट कर देता है, उल्टा कर देता है इस 2080 को, कि देख तेरा रोल तो इतना ही है, मेरा रोल है ये, तो तभी तो मैं बना रहूंगा, तभी तो मेरे पीछे इधर उधर तो मूव करोगे, वरना मूव ही। ये सच नहीं है, ये आपका है, ये टीचर का है, क्योंकि काबिलियत तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा किस में होगी। सही बात है कि नहीं है। पर उसका बच्चा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है ना। कोच का रोल है, पर 20% कंसिस्टेंसी रखना। प्रो 2.0 ऑफलाइन लाने का हमारा एक ही पर्पज है, एक ही पर्पज है, क्योंकि बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन नहीं होता, फैल जाते हैं आखिरी में आते आते। आज नहीं आया ना, कल भी नहीं आएगा, क्योंकि कल तो आज के लेक्चर देखेगा, और टेस्ट से 3 दिन पहले नहीं आएगा कि बाद में देख लूंगा, और ऐसे बैकलॉग क्रिएट होता है ना, कभी नहीं कर पाता। खत्म। इस बीमारी को दूर करना है। हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, बिजनेस है, ये है ज्यादा पैसे के लिए, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है बिजनेस। कौन नहीं कर रहा ये बताओ। आपके पेरेंट्स कहीं नौकरी नहीं कर रहे, आपका घर चलता है। हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा घर चलता है। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं कि कोई आपने ऐसा, ये देखो मैंने तो भाई साहब ऐसी चीज निकाल दी जो बच्चा जानता ही, जो नहीं जानता है वो बेचारा नादान है। बिजनेस हर जगह है, कोई फ्री में तो, सही बात है। पैसा लेके कौन कैसा पढ़ा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरे कमेंट सिलेबस को लेकर आते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक है, कुछ चीजों में सच्चाई है, पर क्या उस पैनल में वो टीचर है जिनकी वजह से आपका सिलेबस अटका। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। यहां पर जो टीचर अभी भी है, जो आपको पढ़ा रहे हैं या पिछले साल पढ़ाए होंगे, जो अभी भी रिटेन किए हुए हैं, किसी ने अपना सिलेबस नहीं अटकने दिया, नहीं अटकने दिया।
बल्कि जाने वाले टीचर्स को टाइम दिया कि आप करवा दो, बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत, मतलब उनका 100% हो गया और ये फेक है, नहीं कह रहा मैं उस बात को, क्योंकि बच्चा सच बोल रहा है, पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब कोई ऐसा होता है ना, जब बोलते बच्चा आ रहा है, तो हमारे अकेडमी बोलते हैं आपके नाम पे नहीं, मेरे नाम पे आ रहा है बच्चा, YSY देख के आ रहा है बच्चा। और जब YSY कुछ नहीं कर पाता ना, तो YSY बोलता है अकेडमी गलती है। तो बच्चा जब मेरे नाम पे आया है, तो भरोसा तो मैं ही तोड़ रहा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़े, चलिए। कौन से वाला? ये वाला? ये तो बता रहे हैं, तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ सेम हो जाएगा तब की कहानी। अभी आपके पास एग्जांपल आएंगे तब चीजें क्लियर होंगी। ये तो बताया है कि मल्टीपल बॉन्ड को ऐसे हैंडल करना है। आगे बढ़ सकते हैं। लीजिए, अब आपके सामने आएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करने पड़ेंगे। ये हमारे सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक क्वेश्चन मुझे करने का मौका दे, एक क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा हैंडल कैसे करना है। ये हमारे सामने यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारे सामने यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका कार्बन कार्बन, अगर अपन बात करें, डबल बॉन्ड है, फिर से यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नेवर ट्राई टू रिमेंबर द क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू रिमेंबर इट। क्लियर? आइए, देयर आर मल्टीपल बॉन्ड्स, लेकिन केवल एक ही मल्टीपल बॉन्ड ऐसा है जो जीआई शो कर रहा है। आप बताइए, ट्रिपल बॉन्ड जीआई शो? ये जीआई नहीं करेगा क्योंकि इधर दोनों सेम लगे हुए, ये जीआई नहीं करेगा क्योंकि इधर दोनों, और ट्रिपल बॉन्ड जीआई नहीं करता। तो यही आपका डबल बॉन्ड है जो जीआई शो करेगा। क्या क्लियर हुआ बच्चे? अब आइए, हम जानते हैं कि आरआरएस के इस साइड जुड़े हुए एटम्स और ग्रुप्स को हमें प्रायोरिटी देनी। आप बताओ, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। क्लियर? अब आगे कैसे बढ़े? अब आप बताओ, इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बता दो मुझे। बताओ, इस कार्बन के आगे कितने बॉन्ड हैं? दो। किसके साथ है? कार्बन के साथ। और एक किसके साथ है? ये पीछे वाला जब पढ़ा उसी का कमाल है, सीधा लिख दिया। इस वाले में बताओ, इस कार्बन पर कौन कौन जुड़े हुए हैं? सर इसके तो आगे तीनों बॉन्ड किससे हैं? कार्बन। तो जिस एटम के साथ जितने बॉन्ड है उसको उतनी बार लिख दो। नाउ कंपेयर इट। बताओ, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम। यहां कार्बन और इधर हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन। सो दिस ग्रुप विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड दिस ग्रुप विल गेट लो प्रायोरिटी। खत्म। सिमिलरली इस टर्मिनल पर डिफाइन करेंगे। आइए, ये हमारे सामने है कौन? कार्बन। इधर बताओ, डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? कार्बन। और उधर भी कौन है? दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। आप बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो आप बोलोगे सर तीनों बॉन्ड किससे है? कार्बन। बिल्कुल सही। इस कार्बन पर आप बता सकते हैं तीनों बॉन्ड किससे हैं? दो कार्बन से और एक फ्लोरीन से। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन कार्बन कार्बन। फ्लोरीन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। तो हम ट्रिक बना लेते हैं क्या? डबल और ट्रिपल में से किसको प्रायोरिटी देंगे? ट्रिपल। कोई ट्रिक नहीं चलेगी, कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी। अपने को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बातों को लेकर चलना ही पड़ेगा। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे? Same priorities are on same side. So it is having which configuration बच्चे? Z configuration. सही बात है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने किया, अब आगे आने वाले दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जीआई ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चंस करना आप स्टार्ट करेंगे।
सुलटा दिया है। सुलटा दिया है भाई लोगों। जब तक एक क्वेश्चन खुद से ना कर लो तब तक मतलब ही नहीं है, और क्लास में हाथों हाथ हो जाए उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। इसका मतलब तो चीजें एकदम क्लियर हो गई। नहीं तो घर जाके जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो तो एटलीस्ट बनने चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जहां समझ में ना आए वहां पूछिए। छोटे इंस्टीट्यूट का यही फायदा है कि कोई मास्टर आपको मना नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि यहां तक बच्चा पहुंचा है तो वो कैसे पहुंचा है, सब जानते हैं हम। इससे प्रीवियस इंस्टीट्यूट में भी थे, हमें कोई लेना देना नहीं था। आज भी जो वहां पर है उनको कोई लेना देना नहीं है। क्लास लिए घर गए, खत्म। आधे घंटे का डाउट टाइम होता है, बस खत्म। और आप भी जानते हैं उसमें कौन क्या बता पाता है, इतने बड़े बड़े बैच। बताइए पहले वाले में क्या ख्यालात है। चलिए इधर वाले पर अपन डिसाइड कर ले, इस टर्मिनल पर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड एटम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। तो हमारा रूल कहता है अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर सेम आ जाते हैं तो आगे कंपेयर कीजिए। कब तक? जब तक डिफरेंस ना मिले। तो आप मुझे बता सकते हैं इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बताओ कितने बॉन्ड है। आंखें खोल के, इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है। ये कार्बन जो है इसका ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है? 3। तो 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इस पर, पक्का। इस वाले कार्बन के बताओ 2 बॉन्ड तो किससे हैं? ऑक्सीजन से, और एक क्लोरीन से। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो 2 बार ऑक्सीजन 1 बार क्लोरीन। नाउ कंपेयर, ऑक्सीजन और क्लोरीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो इस ग्रुप को क्या मिलेगी? हाई प्रायोरिटी। और इस ग्रुप को बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगी बच्चे? लो प्रायोरिटी। आओ इधर बात करो। इधर वाले पर अपन बात करना चाहें तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, इधर भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम। तो इन एटम्स पर बताओ इस कार्बन ने 2 बॉन्ड किससे बनाए हैं? ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन। इस पर बताओ यहां पर 2 बॉन्ड किसके साथ हैं? ऑक्सीजन और एक बच्चे हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। क्या ये बात सही है? नाउ कंपेयर करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, यहां नाइट्रोजन और यहां हाइड्रोजन। बताओ बच्चे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। और आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपके जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो डबल बॉन्ड के किधर हैं। कहां पर लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, अपोजिट साइड। सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? ई कॉन्फ़िगरेशन। और काफी बच्चों ने जवाब बिल्कुल सही दिया। आइए अगले वाले पर और हाथ साफ कीजिए। बताओ ये हमारा आरआरएस है जो क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड एटम बच्चे कार्बन, यहां पर भी कार्बन। अब देखो CHO आप जानते हैं कंडेंस फॉर्म में लिखा गया है, रियलिटी में तो ये ऐसे होता है। तो बताओ इस कार्बन पर कौन है? 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पर बताओ 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो कंडेंस फॉर्मूला लगभग आपके काम आना चाहिए। अब बताओ किस प्रकार से बात करें। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच्चे दोनों के एटॉमिक नंबर सेम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों के एटॉमिक नंबर अलग, इसका ज्यादा और उसका कम। सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट, डिसाइड हो गया इधर। आइए इधर वाले टर्मिनल पर डिसाइड करो बच्चों। यहां पर अगर अपन बात करें डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन और इधर फ्लोरीन, हालांकि एसएच को इतना बड़ा लिखेगा कि आपका ध्यान उस पर जाए। तो इसको क्या मिलेगा? हाई प्रायोरिटी, और इसको लो प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? ई कॉन्फ़िगरेशन। बस तो इससे ज्यादा इजेड पर खोपड़ा खराब नहीं कर, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिलेबस में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है। नेक्स्ट नोट लगा कर लिखेंगे जल्दी से जल्दी।
नेक्स्ट नोट लगा कर लिख दीजिए, there is no relation between there is no relation between there is no relation between cis trans there is no relation between cis trans there is no relation between cis trans and EZ configuration. There is no relation between cis trans and EZ configuration. कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट नेमिंग सिस्टम है, आपस में लिंक्ड नहीं है। पर बच्चा ऐसा मान लेता है, कई बार ट्रिक बना लेते हैं ना, ट्रिक तो बनानी ही नहीं है, बच्चा कई बार ऐसा मान लेता है, इधर सुनो ध्यान से, कि जो सिस होता है वही क्या होता है, आपका जेड होता है, ऐसा मान लेता है। इसमें दोनों बताने, आपको दोनों बताने हैं, आपको सिस ट्रांस भी बताना है और ई जेड भी बताना है। दूसरे वाले में भी सिस ट्रांस भी बताना है और आपको ई जेड भी बताना है। जल्दी से ई जेड सिस ट्रांस दोनों डिफाइन करो इन पर। पहले वाले पर बताओ डबल बॉन्ड पर, सिस ट्रांस में बताओ, हाइड्रोजन को देख लो, मिथाइल को देख लो, एक ही बात। सो सर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन। ईजेड में बताओ, ईजेड में यहां पर डायरेक्ट लेटेस्ट एटम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, यहां कार्बन, सो इट विल गेट हाई प्रायोरिटी एंड इट विल गेट लो प्रायोरिटी। सिमिलरली यहां पर कौन है बताओ, हाइड्रोजन, और इधर कौन है, कार्बन, तो इसको हाई प्रायोरिटी और इसको लो प्रायोरिटी। बताइए बच्चों, सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, सो यू विल से विच कॉन्फ़िगरेशन, जेड कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चा यहीं से ही जुगाड़ बना लेता है कि अच्छा सिस जेड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर, अपन शब्दों से नहीं कर रहे, पर्टिकुलर एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं। इधर वाले में बात करो, सबसे पहले बताओ सिस ट्रांस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किसके बेसिस पर, क्लोरीन, सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब बताइए EZ में बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, तो इसको तो क्या मिलेगी, हाई प्रायोरिटी, और इसको क्या मिलेगी, लो प्रायोरिटी। इधर इसको क्या मिलेगी, हाई प्रायोरिटी, और इसको क्या मिलेगी, लो प्रायोरिटी, एंड इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन। ये लो, जो आपने भ्रम दिमाग में पाला था वो टूट गया कि सिस जेड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिस ट्रांस का ई जेड से कोई रिलेशन ही नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बातें कर सकते हैं बच्चों। यहां पर ये आपके सामने कार्बन, कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। सबसे पहले बताओ इसमें कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन, फ्लोरीन को देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ट्रांस, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस। EZ में बताओ इसको कौन सी प्रायोरिटी, हाई, और इसको कौन सी बच्चे, लो, इसको कौन सी प्रायोरिटी, लो, और इसको कौन सी प्रायोरिटी, हाई। प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, डायरेक्ट लेटेस्ट एटम्स के एटॉमिक नंबर अलग है तो डिसाइड हो गया। नाउ सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, सो इट इज हैविंग व्हिच कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है कि नहीं है, तो यहां से आपको लगा कि अच्छा ट्रांस ई होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइए यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, तो बताओ फ्लोरीन, फ्लोरीन को देखकर बता सकता हूं, बिल्कुल सही, विच कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, अब गौर से देखो, यहां पर अगर अपन बात करें, इसको हाई प्रायोरिटी बच्चे और इसको लो प्रायोरिटी, इसको हाई प्रायोरिटी और इसको लो प्रायोरिटी, विच कॉन्फ़िगरेशन बच्चे। देखो इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकता, नॉर्मली लोग नोट लगाकर लिख देते हैं, मैंने आपके सामने पर्टिकुलर एग्जांपल से क्लियर किया है कि वास्तव में कोई रिलेशन नहीं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। पहला पार्ट था कौन जीआई शो करेगा, दूसरा पार्ट था अगर जीआई शो करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिस ट्रांस में भी बताओ, ईजेड में बताओ। हम सिन एंटी में भी बता सकते हैं, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, रीजन बीइंग एनसीईआरटी में नहीं है, भले आपके मॉड्यूल ईएलपी में हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आजू बाजू पढ़ा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम केवल एनसीईआरटी की बातें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे सामने होता है
वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पर होता है। टेक्निकली वो फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कीन चैप्टर में दी हुई है। कहां दी हुई है? एल्कीन में। तो कहीं ना कहीं तो हमें डिस्कस करना ही है, तो हम यहीं से ही सुलटाते हुए चले। तो लिख दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम सबका डिस्कशन नहीं करेंगे, उन्हीं का डिस्कशन करेंगे जो आपस में क्या है? जीआई। इसमें पहला आता है स्टेबिलिटी। क्या आता है? स्टेबिलिटी। अगर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो एक सिस फॉर्म में है, एक ट्रांस फॉर्म में है। हम सिस ट्रांस पर क्यों बातें करते हैं? क्योंकि टेक्निकली सिस ट्रांस ही हमारे सिलेबस में एक सिस फॉर्म में है और एक ट्रांस फॉर्म में है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लिखिए, normally trans isomer is more stable. Normally trans isomer is more stable. Normally trans isomer is more stable. Normally trans isomer is more stable as compared to cis isomer. As compared to cis isomer. As compared to cis isomer. अगली लाइन में लिखेंगे, cis isomer is less stable due to steric strain. Cis isomer is less stable. Cis isomer is less stable due to steric strain. Cis isomer is less stable due to steric strain. आइए पेन डाउन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे सामने दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। एक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। और एक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? ट्रांस। आप चेक कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कनेक्टिविटी दोनों में क्या है? सेम, पर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। किसके अक्रॉस? डबल बॉन्ड। One is having which configuration? Cis. And one is having which configuration? Trans. तो यहां पर बच्चे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? पक्का। और यहां पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस। आइए अब मुझे समझाने दीजिए कि मैं किस प्रकार की बातें कर रहा हूं। देखो, सिस में आपके जो बल्कि ग्रुप्स हैं, जैसे मिथाइल अपने आप में कैसा ग्रुप है? और यहां पर भी मिथाइल अपने आप में कैसा ग्रुप है? बल्कि। तो बल्कि ग्रुप एक साइड होने की वजह से देयर विल बी स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन वो होता है जो ये वाला ग्रुप उस वाले ग्रुप की वजह से फील करता है। क्लियर? अगर हम इसमें बात करना चाहें तो आप देखोगे बल्कि ग्रुप्स के बीच में आपका जो एंगल है वो कितने का है? 180 का, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखो, मिथाइल के बाजू में कौन है? मिथाइल। लेकिन यहां पर मिथाइल के आजू बाजू कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है और यहां पर स्टेरिक रिपल्सन कम है। इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम, तो वी विल से ट्रांस आइसोमर आपका जो है वो ज्यादा स्टेबल है। किसके कंपैरिजन में? सिस आइसोमर के। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अगर हमसे असर्शन रीजन पूछे कि बताओ सिस अनस्टेबल क्यों है, तो बता दिया स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से। तो सारी बातें आपकी नोटबुक में क्लियरली मेंशन है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, क्या हमेशा ऐसा होगा? आप सोचिए, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या है? रिपल्सन। अगर रिपल्सन की बजाय क्या आ जाए? अट्रैक्शन, तो खेल चेंज हो सकता है। और क्या सर अट्रैक्शन आ सकता है? तो चलिए हम उसी पर ही बात करते हैं, इसलिए हमने नॉर्मली लिखा है। क्या लिखा है? मान लीजिए स्टेटमेंट आती है हमारे सामने कि बताइए नॉर्मली सिस ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस, देन वी विल से ट्रांस। आपने कोई स्पेसिफिक केस नहीं दिया तो हम इन जनरल बात करेंगे, लाइक
down the group size increases. But you know that there is lengthenide contraction, there is actinide contraction, there are number of exceptions, पर बात इन जनरल की गई है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई स्पेसिफिक केस आ जाए तो वहां पर ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। जैसे कोई स्पेसिफिक केस के तौर पर सर आप बता सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर हमने लगाया हुआ है। अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने है COOH, क्लियर। फिर से अगर अपन बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है COOH, यहां पर H है, यहां पर H है। आप बताओ डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपका कॉन्फ़िगरेशन राइट नाउ सिस है या ट्रांस है? पक्का? एंड यू विल फाइंड कि दिस हाइड्रोजन इज एलिजिबल फॉर H बॉन्डिंग। और यहां पर ऑप्शन से कर सकता है, तो यहां पर आपका रिपल्सन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस बार सिस फॉर्म के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है बच्चे? इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग जब जब आएगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहां पर तो आपको इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, पर इसी के ही कौन से वाले आइसोमर में? ट्रांस वाले आइसोमर में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैंने वो जगह कम थी इसलिए ऐसे लिख दिया क्योंकि ग्रुप बहुत दूर जा चुके हैं। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस। तो राइट नाउ अगर बच्चे मैं आपसे पूछता हूं स्टेबिलिटी, क्या पूछता हूं? स्टेबिलिटी, तो यू विल से कौन ज्यादा स्टेबल है? cis is more stable as compared to trans. If nothing is mentioned, we will say trans is more stable as compared to cis. बट कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आ गया है, जैसे इस वाले एग्जांपल में आपको यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग साफ साफ दिखाई दे रही है, तो इसमें cis ही ज्यादा स्टेबल है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये आपके नाम भी आते रहेंगे, आपको याद होना चाहिए। इसमें दोनों COOH बताओ किधर है? सेम साइड। इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो दोनों COOH सेम साइड है, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसमें दोनों COOH कहां पर है बताओ? ऑपोजिट साइड, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बातें अगर स्टेबिलिटी की हो, वही एग्जांपल दोबारा लिखा है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सिस वाले की। इसको बच्चे हम बोलते हैं मैलेइक एसिड। कौन सा एसिड? मैलेइक एसिड। और इसको कौन सा बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। कॉमन नेम है इसके, कौन सा है ये? फ्यूमेरिक एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ में भी हमारे सामने काम आएंगे। डबल बॉन्ड यहां सिस कॉन्फ़िगरेशन में, वहां ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। याद रखने का तरीका, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखने का तरीका मैलेइक एसिड मतलब दोनों एच क्या है? मिले हुए। मिले हुए का मतलब दोनों डबल बॉन्ड के किधर है बताओ? सेम साइड। इसमें देखो दोनों एच कहां है? अपोजिट साइड। पूछ रहा है फ्यूमेरिक एसिड मतलब फिर कब मिलेंगे, मतलब दोनों कहां पर हैं? ऑपोजिट साइड। तो याद रखने का कि ये कौन से वाली फॉर्म होती है? सिस वाले, जिसमें सेम साइड मिलेंगे, मिले हुए। और ये कौन सी फॉर्म होती है? ट्रांस। तो ये याद रखने के जुगाड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों इनको।
सुलटा दिए बच्चों। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियो का। ऑप्टिकल लगभग हर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और इस बार तो कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। पहले तो हम कह देते थे कि ऑप्शनल है ऑप्टिकल, स्टीरियो इतना ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन इस बार तो पूछा ही स्टीरियो है। अच्छी बात यह है कि जहां जहां एनसीईआरटी बात करता है वहां वहां ही बात की उसने। सुलटा दिया है सभी ने। उससे कोई लेना देना नहीं है। रिंग एटलीस्ट 5 मेंबर होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चार्ज इतने क्लोज होने चाहिए ताकि अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो। और आप जानते हैं जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगी चार्ज नजदीक आते जाएंगे। सुलटा दिया है। चलिए अभी देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी जबरदस्त पॉइंट है। केमिस्ट्री को आप ऐसे डील किया करो, अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस क्लियर रखो कि ये सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल है। कई जगह पर चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी और उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें, ऐसे पॉइंट लगाकर लिख देंगे, स्टेबिलिटी अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जो कहां पर है, रिंग के अंदर है, उसकी अगर अपन बात करना चाहें, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में ध्यान रखना, अगर आपकी रिंग कितने से है, 8 से 11 तक, कितनी है, 8 से 11 मेंबर्ड रिंग अगर आपके पास है, 8 से 11 मेंबर्ड की रिंग है, तो उस केस में आपका सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, ट्रांस। अगर रिंग साइज 8 से 11 तक है देन सिस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस। अगर हम बात करना चाहें रिंग साइज की, किसकी बात करें, रिंग साइज की, रिंग साइज आपकी 12 या 12 से ज्यादा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं मेंबर की, किसकी बात कर रहा हूं, मेंबर। अगर रिंग साइज आपकी 12 मेंबर या 12 से ज्यादा की है तो जैसा आप सोचते थे वैसा ही हो जाएगा, ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, सिस से। और ये बात याद रखना क्योंकि बच्चे इसको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं इस्तेमाल मिलेगा, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं इस्तेमाल मिलेगा। या तो स्टेबिलिटी पूछ लेगा, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल मिलेगा, या फिर हीट ऑफ कंबसन में इस्तेमाल मिलेगा, और कुछ नहीं तो E2 का मेजर प्रोडक्ट पूछेगा या E1 का मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, लेगा जरूर इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल में। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, यानी कि ये बात याद रखने वाली है। इसके पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, लेकिन क्या वो लॉजिक हमें पूछना चाहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमसे नहीं पूछेगा, इसका कारण भी स्ट्रेन है, जाहिर सी बात एनर्जी बड़ी होगी तभी तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो यहां पर रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका रिजल्ट। क्या हो जाता है, रिजल्ट। तो रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो 8 से 11 तक रिंग सिस फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल है। आप जानते हैं 8 से नीचे तो सिस ट्रांस कभी बनता ही नहीं है, 8 और 8 के बाद ही सिस ट्रांस बनने लगता है। क्लियर। तो 8 से 11 तक सिस ज्यादा स्टेबल है, 12 और 12 के बाद ट्रांस। सर कोई पर्टिकुलर एग्जांपल, क्योंकि इससे तो कोई मतलब समझ में आता ही नहीं है। चलिए मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप बताओ इसमें डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो इट इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन, सिस। यहां पर अगर आपसे पूछना चाहूं कि बताइए डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देन डेफिनेटली यू विल सेइंग विच कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांस। आप देखो कौन सा पाई बॉन्ड है बच्चे, एंडोसाइक्लिक, रिंग के अंदर का पाई बॉन्ड है। ये कौन सा पाई बॉन्ड है बताओ, एंडोसाइक्लिक। तो यहां पर अब रिंग साइज विल डिसाइड कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अब बताओ रिंग कितने की है, 8, तो 8 में और 11 में किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है,
तो स्टेबिलिटी यही रहेगा, आपका सिस ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांस। अगला एग्जांपल ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है, ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है। यू कैन चेक इट आउट, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। फर्क कितना है, किसमें कॉन्फ़िगरेशन सिस में है और इसमें कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस में है। दोस्तों जल्दी से रिंग साइज डिसाइड करो, बताइए 10 की रिंग है तो 8 से और 11 तक किस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिस, और 12 और 12 के बाद किस में ज्यादा होगी, ट्रांस। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम एक बात पढ़ लेते हैं ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, आधी अधूरी बात, आधी अधूरी बात। इन जनरल ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, नथिंग इज मेंशन, trans isomer is more stable as compared to cis isomer, but there are number of cases where cis isomer can be more stable than trans isomer। दो केसेस आपके सामने आ गए, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आ गया और एक एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड वाला। ये ध्यान रखना, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड आपको उलझाएगा ही उलझाएगा। मैं आज ही बता देता हूं, अगर आप में से कोई ट्रू ड्रॉपर है जिसने जीवन में कभी भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो क्वेश्चन ऐसी फ्रेमिंग करेगा, बीआर रिएक्शन करवाएगा किसके साथ, एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट, तो इसमें E2 रिएक्शन होगी। अल्फा से कौन हटेगा बताओ, हेलोजन, और बीटा से कौन हटेगा, हाइड्रोजन। अब यहां दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट आपका कौन सा बनकर आएगा, सिस, क्योंकि बना हुआ जो आपका डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक तो आपके सामने सिस बनेगा और एक आप लोगों के सामने क्या बनेगा, ट्रांस। और आपसे पूछेगा कि बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसमें यही इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट रहेगा, मेजर। मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। जब मैं आपको बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, सभी इधर ध्यान से सुनो, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वही मेजर बनता है। क्या बताऊंगा, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है वही मेजर बनता है। और कैसे यहां से वहां गया, अभी फैक्ट क्या है, अभी ये है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पर हमारे दिमाग में एक बात छप चुकी होती है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस, और हम ये मेजर बता के आएंगे और वही हमको क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो ये तो आगे रिएक्शन का पार्ट है, जिसने पढ़ा है E2 उसको तो समझ में आ गया कि वास्तव में बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा एग्जामिनर किसी न किसी तरीके से, और आजकल का एग्जामिनर सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है सो दैट आप जब पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तब आपको इस क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। सुलटा दिया है, सुलटा दिया है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये तो लिख के छोड़ देना है, ये तो रिवीजन के पर्पज से लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी इस कॉन्सेप्ट पर बात करेगा वो। आजकल के एग्जामिनर का वापस वही माइंडसेट हो गया कि सारे ट्रिक सारे जुगाड़ साइड रखवा दूंगा। 2025 का पेपर देख लो, एक क्वेश्चन जुगाड़ से करके दिखा दो, तो जो लेके आते थे 15 मिनट में चैप्टर खत्म, वन शॉट में चैप्टर खत्म, कुछ नहीं हुआ इससे। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अच्छा, इसी में ही बढ़िया तरीके से लिखोगे आप, स्केल से बना रहे हो क्या डायग्राम, कि आखिरी काउंसलिंग राउंड में बुलाएगा हमको कि लिए नोटबुक लेके आ जाओ भाई।
एक सीट यहां से मिलने वाली है आपको, सुलटा दिया है। तो ये स्टेबिलिटी की बात है। आप बताओ सबसे पहले नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नथिंग इज मेंशन, ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस। पर स्पेसिफिक केसेस में सिस भी ज्यादा स्टेबल। एक तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड आपके सामने बैठे हुए हैं और एक आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमको चीजें समझ में भी आती है। यहां पर लॉजिक स्ट्रेन का होता है, एंगल स्ट्रेन का, जो आपसे नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है सेकेंड नंबर के ऊपर, और वो रहता है डाइपोल मूवमेंट। क्या रहता है? डाइपोल मूवमेंट। ये हमारे सामने रहेगा डाइपोल मूवमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो इसमें दो चार बातें लिख दीजिए। डाइपोल मूवमेंट, लिखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर आप पढ़ चुके होंगे। डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट आपका कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर सम वाला आपका रूल लगाना पड़ेगा, ट्राइंगल लो जो लगाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिजिक्स में उल्टा पढ़ते हैं आप, वो साइन कन्वेंशन है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है वैसे। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ब्रैकेट में लिखो लेस ईएन टू मोर ईएन। लेस ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ईएन लेस ईएन टू मोर ईएन। ईएन एब्रिवेशन फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेस ईएन टू मोर ईएन, लेस ईएन टू मोर ईएन। आइए आप कहीं फिजिक्स के एंड पर गलती ना कर दें, इसलिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता। क्लियर? चला गया है कहीं? नहीं, मैं वैसे इतना ज्यादा इंतजार करने वालों में से हूं भी नहीं, मुझे तो वैसे भी ऑप्शन चाहिए होता है। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे किसकी? डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो कुछ वेक्टर लो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं किस प्रकार की बात है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, एक वेक्टर आपका इस प्रकार से है, एक वेक्टर आपका इस प्रकार से है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? x। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? y। और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। एंगल है थीटा। अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए? रिजल्टेंट। तो बताइए किस प्रकार से हम बात करेंगे? रिजल्टेंट किस प्रकार से आता है? अंडर द रूट। बताओ क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कॉस। सही बात है कि नहीं है? अब आप एक बात बताओ, ये मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा भाई? सबसे पहले तो अगर अपन बात करें एक्स और वाई पर नहीं जा सकते हम, थीटा के टर्म में मैक्सिमम कब होगा? जब कोस थीटा 0, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू होती है 1। सही बात है कि नहीं? तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब उनके बीच में एंगल 0। सही बात है। और डबल कब हो जाता है? जब एंगल 0 और मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और एंगल कितना हो जाए? 0, तो सिंपल एडिशन वाला रूल लग लेता है। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा सर, जब ये दोनों कितने के एंगल पर चले जाएं? अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? 180 डिग्री। तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? अगर ये x है और ये y है, तो फिर से क्या रहेगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy एंड cos थीटा। और cos थीटा यहां पर कितना होगा? 180, यानी कि -1। तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी इस टोटल में से। तो अब जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा? मिनिमम। और अब जो रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। आप बताओ ये मिनिमम रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है? 0 बताइए। नहीं नहीं, 0 कब हो सकता है? ये जो आपका रिजल्ट है ये 0 कब हो सकता है? ये 0 हो सकता है इफ अगर अपन बात करें x इज इक्वल टू वाई। अगर x y के बराबर हो जाए
तो बताइए क्या रहने वाला है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने एक्स क्या मान लिया, वाई के बराबर, प्लस अगर अपन बात करना है इस साइड 2x डॉट एक्स, आप बताओ cos थीटा कितना है, cos थीटा आपके सामने है 180 डिग्री। तो जब आप रिजल्टेंट देखेंगे तो यहां पर बनेगा 2x स्क्वायर माइनस, यहां पर भी क्या बनेगा, cos 180 की बताओ वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो यहां पर भी बनेगा 2x एन इज इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मिनिमम, सॉरी, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम तब हो सकता है जब वो 180 पर हो मिनिमम, और वो 0 कब हो सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब आपका cos थीटा क्या हो, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम, अगर 180 होगा तो मिनिमम। तो हम ये कह सकते हैं, इफ अगर अपन बात करना चाहें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन बताओ क्या रहेगा, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम। सही बात है कि नहीं है? अगर अपन बात करना चाहें थीटा इज इक्वल टू 180, देन अगर अपन बात करें रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। सही बात है कि नहीं है? अभी तक केमिस्ट्री का कोई लेना देना, क्योंकि ये बात नहीं मालूम होने की वजह से कई बार बच्चा गलती करता है। नोट डाउन कीजिए। ये आपको पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, मैंने तो याद दिलाया है कि देखो ऐसा पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया तो बच्चों कई सालों तक जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ले देकर सर आप हम पर ही आ जाते हैं, क्योंकि 80% रोल तो आप ही का है ना। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है, तो यहां पर वेक्टर सम ऑफ ट्रायंगल वाला लगेगा, और सब्सट्रैक्शन में भी वेक्टर सम ऑफ ट्रायंगल वाला लगेगा। क्लियर? अब आगे बातें हो सकती हैं। देखिए आपने आईओसी नहीं पढ़ी है ऐसा वैसे आपको लगता है, हालांकि 12th तो पास किया अपन ने सबने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, आईओसी में आपको और भी अच्छे लेवल पर बताया जाएगा। अगर एक कार्बन sp3 है तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आपका sp2 होगा, और उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp होगा। मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर विल बी द en। तो वो आईओसी का पार्ट है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर आपके पास sp3 कार्बन है तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आगे बात समझ में? इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। डेटा पर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन उसके बिना हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसको भी जल्दी से सुलटा दीजिए एक बार। En stands for इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 कार्बन होता है, sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन होता है।
sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सब होते हैं। फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इवन अगर आपका sp3 sp2 कार्बन है तो भी आपके क्लोरीन एंड फ्लोरीन की ईएन उससे ज्यादा होती है। आईओसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पूरा डेटा भी लिखवाया जाएगा, याद भी करवाया जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन इसकी वजह से ना रुकेगी, पोलैरिटी नहीं पता था बॉन्ड की, तो मैंने बता दिया है। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, अब सभी के थोड़े से देर के लिए पेन वापस से डाउन होने चाहिए। अब हम समझते हैं टेक्निकली डाइपोल मोमेंट होता क्या है। जैसे हमारे सामने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या है? हाइड्रोजन। अगर हम इसको इस प्रकार से दिखाएं तो ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, तो इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एग्जैक्टली क्या है? सेम। एटम सेम है तो ये तो सेम होगी ना। तो यहां पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, समझाने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन से दिखाता हूं, ये आपके बॉन्ड के ऑलमोस्ट बीच में होते हैं, ना तो इस एटम की तरफ और ना ही इस एटम की तरफ। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मान लीजिए यहां पर आपका बॉन्ड एच ना होकर HCl में होता, तो अब अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछूं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्या करता है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मतलब जिसकी ईएन ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर नहीं होते। ये हमेशा होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो आप दो दोस्त हैं, तो उनमें 50-50% पार्टनरशिप या 50-50% दोनों की माने जाए, कभी होता ही कोई ना कोई एक डोमिनेट करता ही करता है। क्लियर? तो यहां पर जिसकी ईएन ज्यादा है वो डोमिनेट करेगा, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खिसका लेगा। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये इस पर परमानेंटली नहीं आए हैं, बस खिसक गए हैं थोड़े से उसकी तरफ। आप नहीं कहते थे कि आपके डिसीजन बायस्ड है, हमेशा इसकी तारीफ करते हो, इसका मतलब इसकी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो इस पर आएगा बच्चे पार्शियल नेगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। नाउ दो पोल क्रिएट हो गए, इसी को बोलते हैं डाइपोल। दो पोल क्रिएट हो गए मॉलिक्यूल के अंदर। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो म्यू इज इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाई बाई L या D, वेर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड L इज द चार्ज सेपरेशन। आगे बात समझ में? सारी बातें फिजिक्स वाली हैं, बस साइन कन्वेंशन अलग है। यहां पर हम जो बताते हैं साइन, डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हुए हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ। तो यहां पर हम डायरेक्शन इस प्रकार से बताते हैं यू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कहां शिफ्ट हुए हैं, लेस ईएन टू मोर ईएन। तो ये हमारे सामने डाइपोल की बातें हो गई है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। वन बाय वन सारी बातें करेंगे। यहां पर H है, यहां पर अगर अपन बात करें CH3 है, यहां पर हमारे सामने H है, यहां पर CH3 है। सभी को एक साथ छापने का मौका दिया जाएगा। यहां पर हमारे सामने H है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है और यहां पर हाइड्रोजन है। यू कैन चेक इट आउट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस, एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस। याद रखिए मैं आपको डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट पढ़ा रहा हूं। बाकी डाइपोल तो आपको आईओसी में ढंग से पढ़ाया जाएगा। मुझे तो कंपैरिजन करना है कि दोनों में से किसका डाइपोल ज्यादा और किसका डाइपोल कम। मुझे तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बताना है, कभी नहीं बताना मैग्नीट्यूड, कंपैरिजन करेंगे हम तो बस केवल। आइए अगर अपन बात करें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ sp3। तो बताओ दोनों में से इसकी ईएन कम और उसकी ईएन ज्यादा, तो इस बॉन्ड में ईएन डिफरेंस है कि नहीं है? तो पोलैरिटी डेवलप होगी। इसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होगी, मतलब इस पर कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कैसा आएगा? पार्शियल, यानी कि डाइपोल की डायरेक्शन आएगी लेस ईएन टू मोर ईएन। इस प्रकार से दिखा दो। सिमिलरली यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज दिस कार्बन इज sp and this carbon is sp3, so there will be partial positive, less en पर partial positive, more en पर partial negative। तो डाइपोल की डायरेक्शन जो आप लोगों के सामने आ जाएगी कुछ इस तरीके से। आप हाइड्रोजन को इग्नोर कर सकते हो, CH बॉन्ड की पोलैरिटी को इग्नोर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इधर अगर अपन बात करें तो आप बिल्कुल कह सकते हो इस डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी। बताइए क्या मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? लेस EN2 मोर EN। इधर जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, लेस EN2 मोर EN। आइए अब मैं आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूं। ये हमारे सामने सिस है और ये हमारे सामने ट्रांस है। आप बताओ क्या इन दोनों डाइपोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों डाइपोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है कि अलग अलग है? ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भाई डाइपोल देखो सेम एटम्स के बीच में बना हुआ है, मिथाइल sp2 कार्बन, मिथाइल sp2 कार्बन, तो मैग्नीट्यूड अपने आप सेम हो गया। चार्ज सेम हो गया, बॉन्ड लेंथ सेम हो गई, तो आपका मैग्नीट्यूड अपने आप सेम हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। लेकिन क्या दोनों वेक्टर आपके 180 डिग्री पर है? इधर देखो, क्या दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर है? तो रिजल्टेंट मिनिमम नहीं होगा और वो मिनिमम जीरो नहीं हो सकता। कारण मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। तो यहां पर आपका जो म्यू सिस रहेगा, बताओ जीरो रहेगा कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो ये मॉलिक्यूल पोलर कहलाएगा कि नॉन पोलर? पोलर। जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है उनमें पोलैरिटी होती है। आइए इधर बात करते हैं। बताओ दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और डायरेक्शन अपोजिट 180 पर है ये। तो बताइए म्यू ट्रांस क्या रहने वाला है? म्यू ट्रांस रहने वाला है जीरो। मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। तो ये तो हमारे सामने हो गया पहला क्वेश्चन कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो, किसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। दूसरा क्वेश्चन कंपैरिजन कि दोनों में से डाइपोल मोमेंट सिस आइसोमर का ज्यादा है या ट्रांस का? तो यहां पर डाइपोल मोमेंट आपके सिस आइसोमर का ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस। क्या ये बात सही है? चलिए ये पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला आप एक साथ छापेंगे, पहले मुझे बताने देंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई लोगों, जरा ध्यान से सुनिए। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर हमारे सामने H है, यहां पर हमारे सामने Cl है, यहां पर H है, यहां पर Cl है। जल्दी से बताओ कौन सा आइसोमर है ये? सिस है कि ट्रांस है? यहां पर H है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है और यहां पर H है। बताइए अगर मैं यहां पर डाइपोल मोमेंट की बातें करूं, हाइड्रोजन वालों को इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके sp2 कार्बन और क्लोरीन में En किसकी ज्यादा है? क्लोरीन, तो लेस En2 मोर En। यहां पर भी आपकी लेस En2 मोर En। बताओ दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? सेम है भाई, कार्बन क्लोरीन के बीच का ही तो है। तो En डिफरेंस सेम तो चार्ज सेम हो गया। अगर बॉन्ड लेंथ सेम तो L सेम हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो आपका क्या रह गया? सेम। पर क्या डायरेक्शन 180 है? नो। तो ये बात जरूर है कि इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं म्यू सिस आपका क्या है? नॉन जीरो। मतलब कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा ये? पोलर मॉलिक्यूल। सही बात है कि नहीं है? आइए इधर बात करते हैं। इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन बताओ, ये रहेगी। उस वाले डाइपोल की डायरेक्शन ये रहेगी। आप बताइए दोनों के बीच के एंगल कितना है? 180। 180 पर रिजल्ट मिनिमम होता है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो जीरो। तो बताओ दोनों डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? सर ये सेम है कैसे पता चलेगा? अरे भाई सेम एटम के बीच में ही तो बातें हो रही है, देखो। तो Q भी सेम है क्योंकि N डिफरेंस सेम है और आपका L भी सेम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है। तो यहां पर आपका म्यू ट्रांस के बारे में बताइए क्या ख्याल आता है? ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो जरूरी नहीं है डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। सोल्युबिलिटी पर बात करेगा क्योंकि जब आप चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। जिनमें पोलैरिटी ज्यादा होती है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो यहां पर अगर फिर से कंपैरिजन किया जाए तो आपके सामने म्यू सिस विल बी ग्रेटर देन म्यू। अब यहीं से जुगाड़ बनाने लग जाते हैं हम कि अच्छा क्लियर हो गया है, डाइपोल मोमेंट किस वाले का ज्यादा होता है? सिस वाले का। किस वाले से? ट्रांस वाले से। ऐसा आपको लगता है क्योंकि ये तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर है CH3, यहां पर आपका H, यहां पर Cl। कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से सिस। नेक्स्ट वाले पर अगर अपन बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर Cl। कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से ट्रांस। पक्का? आप बता सकते हो इस वाले में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? दिस कार्बन इज sp3 एंड दिस कार्बन इज sp2, लेस En2 मोर En। यही डायरेक्शन रहेगी।
इस वाले में डायरेक्शन ये रहेगी। क्या ये पॉइंट सही है? आप बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या 0 डिग्री है? नहीं है, बिल्कुल सही। इस वाले में डायरेक्शन यही रहेगी, इधर से इधर। बताओ क्या दोनों के बीच में आपका एंगल 0 डिग्री है? यस। तो पहली बात, क्या म्यू 0 होगा यहां पर? थीटा 180 नहीं है तो 0 हो ही नहीं सकता। क्या यहां 0 होगा? नहीं। तो आप देखो इस बार म्यू सिस भी आपका कैसा है? नॉन जीरो। मतलब मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। यहां पर भी अगर अपन बात करें म्यू ट्रांस भी आपका कैसा है बताओ? नॉन जीरो। मतलब ये भी मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। अब कंपैरिजन करेंगे, बताओ म्यू सिस और म्यू ट्रांस में से कौन ज्यादा होगा? बताइए, कब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट ज्यादा आएगा? जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट ज्यादा और ये रिजल्टेंट कम। इसका मतलब म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस। खेल पलट गया है। दो एग्जांपल ऐसे थे जहां सिस ज्यादा था, अब ऐसा है जिसमें ट्रांस। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बेस्ड। आप कोई ट्रिक यहां पर नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएगा कि बताओ सिस ज्यादा पोलर है कि ट्रांस ज्यादा पोलर है? तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसकी पोलरिटी भी। तो इस बार सिस से ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल ट्रांस है। इसमें से कौन सा ज्यादा पोलर था? सिस। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो डाइपोल मोमेंट में अगर किसी को डायरेक्शन में दिक्कत है, ईयर में दिक्कत है, तो वो आईओसी में आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा काम है केवल कंपैरिजन करना। कभी भी आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा, दो पूछेगा, किसका कम किसका ज्यादा, किसका जीरो और किसका नॉन जीरो। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों, क्लास मिस ना करें। जिस दिन भी गड़बड़ हुई मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। मेरा फंडा डे वन से क्लियर है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहते हैं। थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, थीटा 180 है तो रिजल्टेंट मिनिमम, और 180 पर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो 0। ये पूरा फिजिक्स है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम की कहानी है या बॉन्डेड? बॉन्डेड एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a property to attract the bonded pair of electrons. बॉन्ड बनने के बाद की कहानी होती है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने लगता है. सुलटा दिया है. डाइपोल का डायरेक्शन लेस ईएन टू मोर ईएन, पॉजिटिव टू नेगेटिव. फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. डायरेक्शन साइन कन्वेंशन है, माने गए हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है. सुलटा दिया है सभी ने. इधर वाले पार्ट का तो सुलटा दिया होगा. ऊपर वाले में बताओ, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम, जीरो नॉन जीरो, सब पर बात कीजिए. आपको बताऊं, देखो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आएगी और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. किसका है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज. एनसीईआरटी की खास बात है, हल्की बातें करता ही नहीं, सीधा लेवल अप करता है, बीच में कनेक्ट नहीं करता बच्चे को कभी भी. अब आप सोचो, जिनके बिल्कुल एकदम बेसिक क्लियर होंगे वही इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएगा. आइए, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये तो क्लियर है, देख सकते हो. एक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? सिस. और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ट्रांस. पीछे विजिबल तो है ना भाई? फॉन्ट साइज ओके ना? ठीक है, बता देना कोई दिक्कत हो तो. अब देखो, हाइड्रोजन को तो छोड़ो क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं. इधर देखो, यहां पर ये कार्बन कैसा है और ये कार्बन कैसा है? नो डाउट आपका डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, लेस N2. यहां पर भी ये कार्बन कैसा है बच्चे? sp2. और ये कैसा है? sp. तो यहां पर भी डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, लेस N2 मोर N. इधर आइए, इसमें भी डाइपोल का डायरेक्शन यही रहेगा, दोबारा हाइब्रिडाइजेशन लिखने का कोई मतलब नहीं. अब आइए यहां पर देखो, यहां तो कोई लॉजिक नहीं. यहां पर समझिए, यहां पर तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही भाई. यहां क्या डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? मुझे बता दो, क्या यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? जब तक दो वेक्टर 180 पर नहीं आए जीरो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है.
क्लियर? तो यहां पर तो बहुत आसान सा है, म्यू सिस ये कह देना कि नॉन जीरो, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है ये। उधर वाले में बात करो, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 180। अब फंस रहा है बच्चा कि मैग्नीट्यूड बताओ सर, क्या दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है? तो दोस्तों दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड अलग है। अब बच्चा कहेगा सर अलग कैसे है, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए सर, ये बात वास्तव में हमें क्लियर नहीं है। देखिए, आप एक एंगल से समझोगे ऐसे कि ये कार्बन है, यहां पर ये आपके सामने ग्रुप लगा हुआ है, समझिए इसको मैं समझा रहा हूं ना। तो सर ये कार्बन कौन सा कार्बन है? sp2। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? sp3। इधर भी आ जाते हैं, यहां पर ये है, ये कार्बन कैसा है बताओ? sp2। ये कार्बन कैसा है? sp3। सर जो आपका म्यू होता है वो डिपेंड करता है q इंटू एल। तो पहला पॉइंट बताओ बच्चों, एल दोनों में क्या है? सेम, बॉन्ड लेंथ सेम है। कारण sp3 sp2 कार्बन के बीच का बॉन्ड है, sp3 sp2 कार्बन के बीच का बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली क्या है? सेम। पर दोस्तों Q की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा और यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है इसकी, आप जानते हैं इंडक्टिव में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा प्लस आई ये लगाता है। इन दोनों में से प्लस आई किसका ज्यादा है? इसका, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसका मतलब इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो ज्यादा डेवलप होगा, और यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा वो कम। तो Q की वैल्यू सेम नहीं है, और Q की वैल्यू सेम नहीं है लेकिन L सेम है, तो म्यू सेम नहीं हो सकता। सर मुझे सिंपल भाषा में समझाइए ना, आप जानते हैं मैंने इंडक्टिव इफेक्ट अभी नहीं पढ़ा है, मैं कैसे हैंडल करूं? तो दोस्त ये दोनों ग्रुप एग्जैक्टली क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये दोनों ग्रुप एग्जैक्टली सेम है तो फिर आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर एक साइड मिथाइल है और एक साइड प्रोपाइल है तो फिर आपका डाइपोल का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। मतलब अब चीजें क्लियर है सर, कि यहां पर मैं बात करना चाहूं तो डायरेक्शन तो 180 है, डायरेक्शन तो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो म्यू ट्रांस यहां पर भी बताओ क्या रहेगा? नॉन जीरो। दोस्त उससे भी जबरदस्त क्वेश्चन अब बनता है कंपैरिजन का। अब म्यू सिस ज्यादा है कि म्यू ट्रांस ज्यादा है? बताओ बताओ, म्यू सिस ज्यादा होगा कि म्यू ट्रांस? म्यू सिस ज्यादा है दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट ही। अरे यहां पर एंगल 180 क्या पढ़ाया था? मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा? जीरो पर। मिनिमम 180, बाकी बीच में रहेगा। तो ये तो 180 है, मिनिमम रिजल्ट है यहां पर, और यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का है। तो म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, ये बनता है जबरदस्त। देखो एनसीईआरटी एक क्वेश्चन डाइपोल का दिया है, वही बेहतरीन देता है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड हो, अभी सुलटा देते हैं इसको, ट्रिपल बॉन्ड हो तो बताओ, देखो ट्रिपल बॉन्ड में आप बताओ हमेशा ही आपका एंगल हमेशा कितने का रहेगा? 180। अब बताओ जीरो कब हो जाएगा? जब दोनों साइड डाइपोल क्या हो जाए? सेम। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आपने आप मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। भाई यहां पर आपका sp कार्बन और किसके बीच में है? x। यहां पर भी sp कार्बन और किसके बीच में है? x। तो अगर ये मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, कारण क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी 180 है, sp 180 का बॉन्ड एंगल होता है। तो अगर दोनों साइड सेम ग्रुप लगा है तो म्यू क्या होगा? जीरो। और अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो क्या होगा? नॉन जीरो। क्योंकि थीटा तो अभी भी 180 है पर डायरेक्शन, सॉरी, थीटा तो अभी भी 180 है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, इसलिए नॉन जीरो आ जाएगा। क्लियर? जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर बात करना चाहें तो हम इस प्रकार से लगा देते हैं, यहां पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड ये लीजिए, और यहां पर क्या लगा देता हूं? फ्लोरीन। अब समझो, इसमें अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका तो डायरेक्शन क्या रहेगा? ये रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लियर? इससे कम वाला अगर अपन लगा ले कोई भी, इसमें तो ऐसा लग गया, तो इसमें तो डायरेक्शन क्या रहेगा? ये वाला। तो आप बताइए इसमें जीरो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर मैं फ्लोरीन की जगह कौन लगा देता हूं? आयोडीन। कौन लगा देता हूं? आयोडीन। तो आयोडीन से ज्यादा sp कार्बन की एन होती है, तो डायरेक्शन यू हो जाएगी पर जीरो नहीं होगा। क्यों? मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। तो दोनों साइड अलग लगे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा है, हालांकि ये जीआई करता नहीं है, फिर भी आपको इधर उधर क्वेश्चन मिल जाए तो बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे।
बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर। अगर दो कंपाउंड्स आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर वेट, दो कंपाउंड्स आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, खत्म हो गई। फिर आपका डिपेंड करेगा पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि डाइपोल और डाइपोल मोमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, तो सीधा रिलेट हो जाएगा। सुलटा दीजिए। छोटे वाली नोटबुक लाए हो? ये सुलटा के छोटे वाली नोटबुक में हम बात करेंगे। तूने राक्षस ये वाली लगाई है क्या? कुछ ज्यादा छोटी नहीं होगी? दूध का हिसाब लिखते हैं इसमें तो, या मैस का हिसाब करते हैं? या जिस थड़ी पे तुम चाय पीते हो, भैया इस महीने की आपकी 50 चाय हो गई है। हालांकि अकेली चाय थोड़ी पीते हो तुम। स्ट्रक्चर बना दो जल्दी जल्दी बस। स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में पहले जब अपन ने छोटे वाली नोटबुक ली थी तो फॉर्म का मतलब कितना कार्बन, तो देखो फॉर्मिक एसिड मतलब कितने कार्बन का, खत्म। इधर बताओ एसिड मतलब कितने कार्बन है, और एसिटिक एसिड मतलब कितने कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का। एसिटल्डिहाइड मतलब एसिड वर्ड दिखाई दिया, पीछे कौन है, एल्डिहाइड, मतलब कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का। ये लो एसिटामाइड मतलब कितने कार्बन का माइड है, 2 कार्बन का। हमें तो कम से कम इनकी स्ट्रक्चर आनी। एसीटोन एक एक्सेप्शन है, एसिड का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए थे, 2, लेकिन इसमें कितने होते हैं, 3। सर देयर इज एनी लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जहां से मिला है उसके नाम पर आया है, तो ये एक्सेप्शनल है। बाकी आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात अगली क्लास में। 5:30 100% ऑफलाइन।